Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, आज हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। आप जानते होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जिसमें से जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें इस जो सब्जेक्ट है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होगा। इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप तैयारी कर रहे हो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का टीचिंग एग्ज़ाम जो आपका पीजीटी हो या टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी या यूपी का कोई भी, तो माय डियर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल से जुड़कर अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज फर्स्ट, फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइनेंशियल डिसीजन क्या इन्वॉल्व करता है, हम फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सेल्स, डिसीजन। सेकंड है फाइनेंसिंग, डिविडेंड, कैश डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दिस। काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस है। वी नो वेरी वेल जो हमारा फाइनेंशियल डिसीजन होता है, एक्चुअली जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो किससे रिलेटेड डिसीजन लेता है। सबसे पहले जो फाइनेंसिंग डिसीजन है वो होंगे आप प्रोक्योर करोगे किसके लिए, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है। सेकंड थिंग, अगर आपको कोई जैसे शॉर्ट टर्म के कोई भी आपके सामने लायबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करना है। एंड थर्ड, अगर आपको कोई डिविडेंड पे करना है तो फाइनेंशियल जो मैनेजर है डिविडेंड पे करने की भी डिसीजन लेता है। सो राइट ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, थोड़े से क्रक्स इसके हम देख लेते हैं, आपके सामने है। जितने भी डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल के, जो फाइनेंशियल मैनेजर है बड़ी केयरफुली लेता है, जिसमें आता आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आप रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म से, जैसे कि हम आपके बनाते हैं जो बजटिंग होती है कैपिटल बजटिंग, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। बात करते हैं सेकंड, फाइनेंस डिसीजन, लाइक आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके अंदर आपको डेप्ट कितना लेना है, इक्विटी कितनी रखनी होगी कंपनी को, तो ये भी डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन में ही आते हैं। लिक्विडिटी डिसीजन शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आपको मींस लिक्विडिटी, आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, डेली रूटीन के खर्चे अगर करने हैं, आपको सप्लायर, आपके क्रेडिटर हैं वो भी देखते हैं कि आपकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपके पास आप मतलब उनको कवर कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपकी क्या पोजीशन है लिक्विडिटी की। एंड डी जो है आपका डिविडेंड डिसीजन, दैट इज आपको जो प्रॉफिट हुआ एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए डिविडेंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स में। तो ये डिसीजन भी कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर। यही फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। सो अनडाउटली हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड, फाइनेंशियल प्लानिंग डील्स विद। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किस में डील करती है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग फॉर कैपिटल इशू, प्रिपेयरिंग बजट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आप अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जितने भी डिसीजन लेते हो, आप उसके लिए क्या करते हो, आपको डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट। क्योंकि बिना फाइनेंस के कोई बिजनेस चलना कोई भी मतलब पॉसिबल नहीं है किसी भी बिजनेस के चलने का। सो दैट जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है बजट। डेफिनेटली अगर उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसा भी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसके लिए वो सोच सकता है, उसको कैपिटल इशू कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके भी डिसीजन उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में वो भी उनके डिसीजन होते हैं जो डील किए जाते हैं। उसके बाद आपकी जो आती है क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डेफिनेटली जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये प्रिपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं। सो दैट हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Okay, next question asking for debt to total asset of firm is 0.2 and the debt to equity ratio would be, okay, I'm repeating the question। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो डेब्ट है आपका लायबिलिटी है टोटल एसेट पर है 0.2 एंड
तो आपकी लिक्विडिटी है, इक्विटी है, वो क्या होगी ये पूछ रहा है। देखिए 0.80, सेकेंड 0.25, थर्ड 1 या फिर 0.75। देखिए अगर आप बात करते हो, जब आप बात करते हो डेप्ट इक्विटी रेशो, जब आप डेप्ट इक्विटी रेशो की बात करते हो तो क्या करते हो, डेप्ट अपॉन इक्विटी, राइट। ये आपका फाइनेंशियल लेवरेज होता है, जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को आप देख सकते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके पास कितना डेप्ट है, कितना आपके पास इक्विटी है। क्यों, आप एक कंपनी है अगर डेप्ट ज़्यादा लेती है तो फ़ायदा किसको होता है, इक्विटी को, डेफिनेटली, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होता है वो लेस होता है देन इक्विटी से। अगर डेप्ट से, क्योंकि डेप्ट पे एक अमाउंट होता है इंटरेस्ट का जो फिक्स होता है, राइट। तो जब हम बात करते हैं डेप्ट की और इक्विटी की रेशियो की, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट। देखो एसेट पर जो डेप्ट है वो दे रखा है 0.2, राइट। जब हम बात करते हैं एसेट की, जो हमारी एसेट होती है किसके बराबर होती है, हमारी एसेट होती है डेप्ट प्लस हमारी इक्विटी, राइट। कितने हमारे शेयर होल्डर की इक्विटी है और कितना हमने डेप्ट ले रखा है, हमारी एसेट उसकी इक्वल होती है। अब उन्होंने दे रखा है 0.2 डेप्ट दे रखा है, फाइनल, और हमें इक्विटी निकालना है, फाइन। अगर हम मान लें कि हमारा जो एसेट है वो 1 है, अगर हम अपनी एसेट को 1 मान लें और डेप्ट अगर 0.2 है तो हम इजीली निकाल सकते हो। तो हमारी इक्विटी यहाँ पे क्या होगी, तो डेफिनेटली 1 में से हम लेस कर देंगे 0.2, दैट इज 0.8 आपके पास आ जाएगा क्या, इक्विटी, राइट। तो अगर आपके पास, हमारे पास जो इक्विटी आई है कितनी आई है 0.8, डेप्ट हमारे पास था 0.2 और इक्विटी आई हमारे पास 0.8, तो हम कह सकते हैं 2/8 या फिर 1/4, ये हम कह सकते हैं 0.25। तो ये हमारा रेशो क्या निकल के आया, अनडाउटली हमारा ऑप्शन सेकंड है, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा डेप्ट टू इक्विटी रेशो क्या रहेगा 0.25। आई होप यू गॉट इट, क्लियर हो गया होगा, इज दिस क्लियर, ओके। अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज फोर्थ। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर ऑफ अ फर्म आर इंटरेस्टेड इन, कंपनी के जो सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, किस में इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पे, लिक्विडिटी पोजीशन पे, मार्केट शेयर पोजीशन पे या डेप्ट पोजीशन पे। देखिए जो हमारे सप्लायर और क्रेडिटर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, राइट। सप्लायर को हमें या फिर क्रेडिटर्स होते हैं उनको हमें पैसा देना पड़ता है, उनसे हमने सामान जो है कुछ भी हमने उधार पे सर्विस लिए या गुड्स लिए, राइट। अगर उनको तो हमसे वो किस में इंटरेस्ट होंगे, डेफिनेटली उनको हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई मतलब नहीं, उनका है कि हमें जो शॉर्ट टर्म में उनसे जो भी हमने उधार लिया है, जो पैसे लिए हैं, कुछ भी लिया है, उनसे उनका मतलब है कि इसके पास लिक्विडिटी है या नहीं है। क्योंकि आपको अगर शॉर्ट टर्म में रीपेमेंट करनी है, पे ऑफ करना है इंटरेस्ट को, या उनको लोन वापस करना है, तो आप उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली। सो दैट जो सप्लायर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, वो किस में क्या ध्यान रखते हैं, किस में इंटरेस्ट होते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। आई होप यू गॉट इट, दैट इज द राइट आंसर, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फॉर अ फर्म रिमेन सेम, एक कंपनी के बारे में कह रहा है कि किसी कंपनी का ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, सेम है, ओके, बट द नेट प्रॉफिट रेशियो डिक्रीजिंग, उसका नेट प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज हो रहा है। द रीजन फॉर सच बिहेवियर कुड बी, अब इसका क्या रीजन हो सकता है, ही इज आस्किंग। फर्स्ट है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस। देखिए जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किससे रिलेटेड है, वो तो ग्रोस प्रॉफिट से रिलेटेड है, लेकिन बात यहाँ पे चल रही है किसकी, नेट प्रॉफिट की, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन। जो आपका ग्रोस प्रॉफिट तो आपका यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट से है ना, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो आपका रेवेन्यू जो आपने सेल किया है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कर देते हो, ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है, राइट। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन डिविडेंड, डिक्रीज इन सेल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है निकलता कैसे, नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपका ग्रोस प्रॉफिट होता है, उसमें से अगर आप एक्सपेंसेस लेस कर देते हो तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, डेफिनेटली। तो नेट प्रॉफिट आप मान लीजिए यहाँ पे, देखो ये तो सेम है, मान लीजिए लास्ट ईयर भी आपका 5 लाख था, अब भी ग्रोस प्रॉफिट 5 लाख ही आ रहा है, ओके। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर ये 5 है, लेकिन वो करें लास्ट ईयर 5 लाख था, इस साल भी नेट
ग्रोस प्रॉफिट 5 ही है, लेकिन जो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो रीज़न क्या होगा? रीज़न हो गया हमारे इस साल हो सकता है एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए होंगे। डेफिनेटली हमारा नेट प्रॉफिट कब डिक्रीज होगा? जब ग्रोस प्रॉफिट में से लेस कर देते एक्सपेंसेस, इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। दैट इज़ वाई हमारे जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। गॉट इट? सो दैट अनडाउटली हमारा आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन expenses. That is second. I hope that is clear. It is clear. Hopefully it is clear. Let's move to next question. That is a practical question. Sixth, a firm has capital 10 lakh, sales 5 lakh, and gross profit is given 2 lakh, expenses 1 lakh. What is the net profit ratio? इसमें पूछ रहा है. I'm repeating the question. इसमें पूछा है इसने कि एक कंपनी के पास कैपिटल है 10 लाख की और उसने सेल किया है फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख एंड एक्सपेंसेस 1 लाख। नेट प्रॉफिट आपको बताना है। ओके, सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल कि नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है। नेट प्रॉफिट एज आई टोल्ड यू बिफोर, नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट रेशो। हमें नेट प्रॉफिट हमारा होता है भाई, आप ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा डेफिनेटली। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम, जो आपकी नेट इनकम हुई है वो, अपॉन नेट सेल, जो आपने फाइनेंशियल में सेल किया वो, उसके अपॉन में कर देंगे। तो नेट इनकम, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी नेट इनकम क्या है। नेट इनकम के लिए आपका ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है और एक्सपेंसेस दे रखे हैं, दैट इज 1 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा 2 लाख था और एक्सपेंसेस उसमें लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 माइनस 1 लाख कर देंगे। ओके, और नेट सेल कितनी आपने की है? 5। गॉट इट? ये 5 और इनटू में कर देंगे 100, है ना। देखिए ये तो लाख ही जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। चलो फिर भी बता देती हूँ फाइनली। देखिए हमने हम क्या निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा 2 लाख था उसमें से क्या लेस करेंगे? हमारे एक्सपेंसेस जो हैं 1 लाख के, इसमें से डिवाइड कर देंगे नेट सेल्स। सेल्स कितनी हुई आपकी? सेल है आपकी 5 लाख। रेशियो निकालना है, डेफिनेटली आप 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका कितना निकला? 1 लाख। 2 में से 1 डिडक्ट हो गए तो 1 लाख हुआ, और 1 लाख तो आपका 1 लाख ऊपर 1 रहेगा, नीचे आपके जीरो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 1 नीचे 5 इनटू में 100। 5 से आप कैंसिल करोगे 20 तो आप कितना आ जाएगा? 20%। सो दैट वी गोट आवर आंसर, दैट इज 20%। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने थोड़ा सोल्यूशन इसका यहाँ पे कर रखा है। एज यू कैन सी नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब नेट प्रॉफिट जो हमारा नेट इनकम क्या होती है? एज आई टोल्ड यू, ग्रोस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे जो आपको दे रखे ग्रोस प्रॉफिट 2 लाख के और 1 लाख एक्सपेंसेस। अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 20%। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डेब्ट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म? ओके, इसमें तो कौन सा मेजर है, कौन सा हम मेजर करते हैं किसके लिए? डेब्ट सर्विस कैपेसिटी ऑफ अ फर्म। एक कंपनी की जो डेब्ट सर्विस होती है उसकी कैपेसिटी को अगर आपको मेजर करना हो तो आप कैसे देखेंगे? करंट रेशियो से। ये तो लिक्विडिटी बताता है, एसिड लिक्विडिटी बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जब बात कर रहे हैं डेब्ट की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों कहेंगे हम इसमें? क्योंकि इससे आप क्या देखना चाहोगे? आप देखना चाहोगे कि जो आपका इंटरेस्ट, आप कितना, मान लीजिए आपने मार्केट से पैसा उठाया है तो उसको आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको मेजर करना पड़ेगा फर्म की एबिलिटी कि वो कवर कर सकता है या नहीं उस इंटरेस्ट को, राइट। तो देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है हमारा? इंटरेस्ट अर्नड is a measure of firm ability to cover interest expenses associated with borrowed fund company is carrying। एक कंपनी अगर बोरो कर रही है, उसके ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसको वो कवर कर पा रही है या नहीं, है ना। अगर वो कवर कर पा रही तभी तो उसके पास कुछ बचेगा प्रॉफिट, राइट। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको दिया हुआ है। इसको देखिए, इसको क्या कहते हैं? टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशो भी बोलते हैं इसको।
इसके लिए आपको कैसे करेंगे इसको, देखो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आप क्या, देखो जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट होगा और टैक्स होंगे, पहले डिडक्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद उसको डिवाइड कर दीजिएगा, जो अमाउंट बचेगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से, गॉट इट। तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ओके। सो दैट हमारा आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए जो करंट रेशियो है एसिड टेस्ट और डेब्ट टर्नओवर रेशियो है, जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम पूरा टोटली जो हमारे रेशियोज होंगे ना उसी के ऊपर ही हमारे टोटल जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसी से रिलेटेड होंगे और उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे इसके अंदर, ओके, पूरा डिस्कस करके चलेंगे जितने रेशियोज आएंगे उनको फॉर्मूलाज के साथ, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन कैपिटल बजटिंग। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा इनकॉर्पोरेटेड नहीं है कैपिटल बजटिंग में, टैक्स इफेक्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। देखिए जब कैपिटल बस्टिंग किससे रिलेटेड, लॉन्ग टर्म डिसीजन से, है ना। आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं आप, तो आप क्या क्या देखोगे, आप देखो कि भाई उसके इनफ्लोज है कितना आ रहा है, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, राइट। और उसमें कंसीडर करोगे आप टैक्स इफेक्ट, डेफिनेटली उसमें आपको टैक्स इफेक्ट भी आप देखेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी देखी जाएगी कि जो हमें पैसा मिलेगा उसके आज के उस टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आपको चाहिए क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको उसको रिकवर करना है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आप कंसीडर करोगे। बट बात यहाँ पे चल रही है रेट ऑफ कैश डिस्काउंट यहाँ पे कैसे, जब कैश के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है कि आपने कोई कैश में किसी को लायबिलिटी पे कर रहे हो आप कैश की और वो आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो ये आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हो, राइट। तो हमारा अनडाउटली आंसर क्या होगा, 4th, रेट ऑफ कैश डिस्काउंट हम कैपिटल बजटिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग के लिए ट्रू नहीं है, संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, क्या संक कॉस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। ध्यान से देखिएगा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आर कंसिडर्ड, रेलिवेंट कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड। देखिए जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हुज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा, और वो डेफिनेटली इंक्रीमेंटल ही होना चाहिए। कोई भी कंपनी यही चाहेगा उसको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो मिले, राइट, कंसिडर करेगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, हम करते हैं, उसको ट्रू है। रेलिवेंट कैश फ्लो, बिल्कुल रेलिवेंट कैश फ्लो आना चाहिए। संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, बिल्कुल। देख संक कॉस्ट हमारी क्या होती है, संक कॉस्ट होती है कि जो पास्ट में आपने पे कर दिया, अभी उनका कोई लॉन्गर रेलिवेंट डिसीजन में कोई भी वो नहीं है, फर्दर आप उनसे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। मान लीजिए आपने कोई रेंट पे करना था और आप कर चुके हो, क्या अब वो रेलिवेंट है डिसीजन मेकिंग में, नो, वो संक कॉस्ट है, तो वो क्या हो गई, वो इरिलीवेंट है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है, डेफिनेटली इसको इग्नोर कर दिया जाता है। बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, डेफिनेटली नो, एक्सक्लूड नहीं करते, इसको इंक्लूड करते हैं। हमारी बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब बात करें, जब हम कहते हैं कि कोई बेनिफिट था जो हमने रिसीव नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने उसकी जगह पे कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई हमारी, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन। मैं एक बहुत सिंपल सा इसका एग्जाम्पल देती हूँ, फाइन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज़ थे, ओके फाइन, आपकी जस्ट सिंपल इसका है, आपके पास 500, एग्जाम्पल है सिंपल सा, 500 आपके पास मनी थी, आपके पास अमाउंट था, आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाओ, अपना टाइम स्पेंड करो 2 से 3 आवर्स। सेकंड है हमारे पास ऑप्शन कि आप एक नेट का, आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करो, एक बुक लेके आना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे एक बुक लेके आना चाहते हैं, तो अब इस 500 रुपये का आप कहाँ स्पेंड करना चाहो, मूवी देखकर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, भाई वहाँ से आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, या फिर एक बुक लेकर। तो अगर आप मान लीजिए मूवी के लिए चले जाते हो, तो ये जो बेनिफिट था आपने फोरगोन कर दिया, गॉट इट। तो एक देखिए, एक बिजनेस में कैपिटल बजटिंग के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा, दैट इज सेकंड। होपफुली इट इज क्लियर।
Second, let's move to next question, that is 10th. Assets which do not carry more than normal credit risk is known as. देखिए, एक ऐसी एसेट जो कैरी नहीं कर रही है मोर देन नॉर्मल क्रेडिट रिस्क नोन एज लॉस एसेट, रिस्क एसेट, स्टैंडर्ड एसेट या नन ऑफ दिस। तो हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है, एसेट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ये एक बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। बैंकिंग में एसेट होती हैं, कुछ हमारी स्टैंडर्ड एसेट होती हैं, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा एक बार कंसीडर कर लेते हैं क्या होता है। स्टैंडर्ड एसेट कौन सी होती है, मान लीजिए बैंकिंग कंपनी है, वो क्या करती है, लोन देती है। लोन देगी तो क्या करेगी, कुछ अपनी सिक्योरिटीज अपने पास सिक्योरिटी में कुछ लेती है तभी तो लोन देती है, किसी एसेट के ऊपर ही तो वो लोन देती है, राइट। तो स्टैंडर्ड एसेट वो होती है जिसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, उसको मान लीजिए उन्हें लोन दिया और मान लीजिए आप कार लोन ले रहे हो, फाइन। अगर आप कार लोन ले रहे हो, नहीं, एक बैंक है वो कार लोन दे रहा है, फाइन। तो अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रही है, एक एसेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, मान ली किसी ने लोन पे उससे लोन लिया और गाड़ी ले ली और आपको एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट उस पर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बैंक इज़ हैप्पी और जो पर्सन जिसने कार ली थी वो भी हैप्पी है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फेस कब होती है एक बैंक को, जब किसी ने लोन लिया लेकिन वो इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी क्या होती है, जिसपे अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब एक डाउट में चली गई, हो सकता है वो 12 मंथ से नहीं दे रहा है, हो सकता है ये आगे डाउट में कब चली जाएगी, जब वो मोर देन 12 मंथ्स हो जाएंगे, उसको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, परफॉर्म नहीं दे रही, परफॉर्म नहीं कर रही है। लॉस कब होगा, अब उस पर कोई उम्मीद नहीं है, उस पर कोई रिकवरी नहीं हुई, तो उसको क्या कहेंगे हम, लॉस। डाउटफुल, 12 मंथ से ऊपर अगर हो जाए, कोई रिकवरी नहीं हो रही है, कोई अमाउंट नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, डाउटफुल। और स्टैंडर्ड किसे कहेंगे, स्टैंडर्ड वो होते हैं जैसे लेस देन 12 मंथ्स हुए हैं और आराम से उस पर पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, नो परफॉर्मिंग एसेट और जनरेट इनकम। देखिए, हम स्टैंडर्ड एसेट की मैंने आपको बताया डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, इस पर अभी कोई भी रिस्क में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है बैंक को। नॉन परफॉर्मिंग एक एसेट, जब नॉन परफॉर्मिंग तब कहते हैं जब उस पर कोई जो इनकम आनी थी, जो इंटरेस्ट मिलना था बैंक को, वो नहीं मिल रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई। गॉट इट। इसमें स्टैंडर्ड होती है, सब स्टैंडर्ड होती है। सब स्टैंडर्ड कब होती है, जब एक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम करवाएंगे सब स्टैंडर्ड क्या होती है, फाइन। सो दैट वी गोट आवर आंसर, दैट इज स्टैंडर्ड एसेट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Every bank is required to maintain dash with RBI in the form of cash, gold and security and amount not less than 25% of their demand and time liabilities. Okay, I'm repeating the question. एक ऐसी रिक्वायरमेंट जो मेंटेन करनी पड़ती है बैंक को, किसके साथ, आरबीआई के साथ। क्या करती है वो अपने पास रखती है कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी, कितने परसेंट, लेस देन नहीं होना चाहिए 20%, किसके, उसके डिमांड और टाइम लायबिलिटी। वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कौन सा बैंक, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ओके, उसके ऊपर। फाइन, उसको क्या कहते हैं, उसको माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं SLR। हम यहाँ पर SLR और CRR का थोड़ा सा क्रक्स देख लेते हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एक परसेंटेज होती है मनी की जो कैप्ट की जाती है बैंक के द्वारा। कोई भी बैंक है मेंटेन करते एक परसेंटेज ऑफ मनी विद RBI। क्यों, क्योंकि जो RBI है उसको भी तो अपनी मनी को रेगुलेट करना होता है, मूव करना पड़ता है ना, इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो क्या करती है, अगर ये कंडीशन होती है, अगर आप बैंकिंग सर्विस कर रहे हो, दे रहे हो अगर किसी कंट्री में, तो आपको ये मैंडेटरी है कि आपको कैश रिजर्व रेशियो रखना होगा, किसके साथ, RBI के साथ, एक बैंक को। फाइन। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होता है, एक टाइम और जो डिमांड होता है लायबिलिटी का, उसमें क्या होता है, बैंक कैप्ट करता है अपने पास ही, खुद के पास मेंटेन रखता है, किसके लिए, सोल्वेंसी के लिए, कि भाई वो अपनी मेंटेन रखे अपनी सोल्वेंसी, इन केस कभी उसको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो जाए, फेस करनी पड़ जाए, और उसके पास ऐसी एसेट होनी चाहिए कि वो टाइमली उसको लिक्विड पोजीशन, लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर पाए। तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, कोई ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसको वो टाइमली जब उसको ज़रूरत हो तब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। तो इसको क्या कहते हैं, SLR। इससे इसकी एक बैंक की सोल्वेंसी बनी रहती है, राइट।
एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों ही लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक है। फाइन, तो अनडाउटली हमारा आंसर होगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12. NPA for a period not exceeding 12 months is called as dash asset. NPA is नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उस पर अभी हमें रिकवरी नहीं मिल रही है, लेकिन अभी टाइम नहीं हुआ है 12 मंथ्स। हो सकता है आफ्टर 12 मंथ्स वो देने लग जाए, उसके पास पैसे आ जाए जिसने लोन लिया था, लेकिन अभी वो कह रहा है एक किसी ने लोन लिया था उस एसेट के ऊपर अभी हमें कोई भी रिकवरी नहीं मिल रही है, उस पर पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम भी 12 मंथ से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो कौन सी एसेट होती है? लॉस, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। तो वो उसे कहते हैं सब स्टैंडर्ड, क्योंकि उसमें अभी 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स होते हैं, तो किस में जाती है? सब स्टैंडर्ड में जाती है। स्टैंडर्ड कब होती है? जब उसके ऊपर पैसा आ रहा है, वो नॉन परफॉर्मिंग तो है ही नहीं, वो परफॉर्मिंग एसेट है, वो तो स्टैंडर्ड हो गई। लॉस कब हो गया? जब अब 12 मंथ से भी ज़्यादा हो गए, वो तो डाउटफुल में जाएगी, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें उस पर कोई रिकवरी नहीं मिलती है और लॉस में चला जाता है, उसको राइट ऑफ भी करना मुश्किल हो जाता है बैंक के लिए, तब वो लॉस होता है, राइट? ओके, सो दैट आवर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 13. General insurance is a contract of. I hope you found homework. This is your homework, my dear friends. आपको इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। जनरल इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जो आपका जनरल इंश्योरेंस होता है वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, गारंटी या फिर नन ऑफ दिस? प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है तो आज से सीरियस हो जाइए और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो आएगी, कल हम नेक्स्ट इसका वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम जितने भी आपके रेशियोज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फाइन, उसके ऊपर MCQs डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट रियल टाइम। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। गुड लक, गुड बाय।